तूफान, सुनामी, प्लेटों का टकराना, ठीक है, प्लेटों का टकराना, आपस में टकराना, पृथ्वी के प्लेटों को आपस में टकराना, आदि, आदि शामिल है, आदि शामिल है, आदि शामिल। इन लिख लीजिए, इन अंतर्जात मनुष्य, इन अंतर्जात मनुष्य अनेक प्रकार के भूतल पर विषमताएं होती हैं। अनेक प्रकार के भूतल पर विषमताएं, अनेक प्रकार के भूतल पर विषमताएं, अनेक प्रकार के भूतल पर विषमता, विषमता। नेक्स्ट, 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 बहिर्जात बल के अंतर्गत, बहिर्जात बल के अंतर्गत, बहिर्जात बल के अंतर्गत बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या आती है, लिख लीजिए। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, हवा, हवा, हिमानी, हवा की जगह पानी कर दी, पवन कर दी, हिमानी, 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 भूमिगत जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, आदि शामिल, आदि शामिल। कुछ 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 जो है कि आप लोग है कि खनन भी करते हैं, है ना, खनन करते हैं ना, मिनरल्स निकालने के लिए। तो वो भी तो क्या है, बहिर्जात बल ही है। बहिर्जात बल का ही एक वो एग्जाम्पल है, मानव की जो गतिविधियां, है ना। चल, लिख लीजिए। और ये सब क्या करता है, ये वो तो विषमताओं को अंतर्जात बल विषमताओं को निर्माण करता है। ये क्या करता है, जो विषमताएं आती है उसको समतल करता समतल कर। है ना, समतल करता है। ठीक है, जैसे है कि आप अरावली की पहाड़ी देख लीजिए। एक टाइम में जो है वो ऊंचा हुआ करता था। उसको जो है कि क्या कहते हैं, धूप, पानी, ये हवाएं, है ना, ने घिस घिस के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। नहीं, और कुछ मानव गतिविधियों ने भी उस पे अपना काम कर लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल को तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया है, आकस्मिक और दीर्घकालिक, आकस्मिक और दीर्घकालिक। लिख लीजिए,
दीर्घकालिक बल को दीर्घकालिक बल को पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के होते हैं। यह पर क्षैतिज दीर्घकालिक और बल को पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल, ठीक है। यह पर क्षैतिज और लंबवत कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। अब देखिए, ये जब लंबवत कार्य करेगा, है ना, देखिए जब लंबवत कार्य करेगा तो क्या होगा? लंबवत कार्य करेगा तो महाद्वीप पर्वत के काम करेगा, निर्माण करेगा, महाद्वीप का निर्माण करेगा, है ना। और ये क्या कहते हैं, क्षैतिज चलेगा तो पर्वत, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन्हें इन्हें महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी भी कहा जाता है, पर्वत निर्माणकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल है ना, जो वर्टिकल है तो वर्टिकल क्या करेगा, लिख लीजिए। ये लंबवत संचलन दो प्रकार से होता है, एक अपवर्ड ऊपरीमुखी और दूसरा डाउनवर्ड अधोमुखी। ऊपरीमुखी का उदाहरण है हमारा कच्छ का रण, कच्छ का रण। और लिख लीजिए, ऊपरीमुखी का उदाहरण है कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और अधोमुखी का डाउनवर्ड का उदाहरण है, डाउनवर्ड का उदाहरण है ये क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड का समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट। क्षैतिज संतुलन, क्षैतिज संतुलन, संतुलन कंप्रेसिव फोर्सेस यानी संपीड़ित बल और टेंशन फोर्सेस यानी तनाव बल के कारण, तनाव बल के कारण इस स्थिति में चट्टान चट्टान मुड़ जाती, चट्टानें मुड़ जाती, जिसके फलस्वरूप उठे भाग को अपने और धसे भाग को और उठे भाग को अपने और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति, ये वाला पद अपने दिख रहा है क्या? और ये वाला पद अभिनति, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब ये उठ क्यों गया, क्यों उठ गया? जब अंदर से फोर्सेस लगेगी,
अंदर से फोर्सेस लगेंगी तो चट्टान क्या होगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, है ना, ऊपर की ओर उठ जाएगी, है ना। और ये जो है फंसेगा क्यों, जब है कि चट्टाने नीचे खिसक जाएगी, है ना, जब चट्टाने नीचे खिसक जाएगी, है ना, तो धंस जाएगा, ठीक है, धंस जाएगा, है ना। जब फोर्स फोर्स लगेगी तो शायद किनारे ऊपर उठ जाएगा और नीचे धंस जाएगा, या फिर जो स्थल है वो नीचे रह जाएगा इस तरह से। मान लीजिए कि ये है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, मान लीजिए कि ये है। अब है कि यहाँ इस साइड में फोर्स काम कर रही है और इस साइड में फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों क्षेत्र जो है ऊपर उठ जाएंगे, है ना, और ये क्षेत्र जो है धंसा हुआ रह जाएगा ना। तो ऐसे में क्या होगा, भ्रंश घाटी भी बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, हाँ, बनेगी नहीं बनेगी। हम्म, चलिए आगे लिखते, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अभी ये जो है कि फोल्ड बनता क्यों, है ना, फोल्ड क्यों बनता है, फोल्ड क्यों बनता है, तो लिख लीजिए, समान रूप से, समान रूप से क्षैतिज रूप से काम कर रहे हैं, क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से काम कर रहे हैं संपीड़ित बलों के कारण, क्षैतिज रूप से काम कर रहे हैं संपीड़ित बलों के कारण, प्रणाम सर। दूसरे बलों के कारण। लेट इतना क्यों किया, सर मेरा मोबाइल हैंग कर गया था, उसके बाद ऑन किया तो देखे जस्ट आपका मैसेज आया, तो देखे सर आप एंट्री बंद कर दिए थे। चलो, संपीड़ित बलों के कारण, संपीड़ित बलों के कारण, संपीड़ित बलों के कारण। अब देखिए ये जो फोर्सेस है इससे अगर काम करता है ये, है ना, हॉरिजॉन्टल काम करेगा, तो हॉरिजॉन्टल काम करेगा तो क्या होगा, जैसे कि किसी किसी पे भी काम करे, अगर इस पे मान लीजिए कि ये आपका समतल सतह है और इस पे अगर काम करे, अगर इस पे जोर लगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा, है ना, मैं तोड़ूंगा नहीं पेन को, है ना, ये इसको है कि लगाएंगे तो या तो पेन पेन मुड़ जाएगा, मुड़ के ऊपर उठ जाएगा, है ना, या तो फिर है कि ये क्या होगा, जैसे कि कुछ बुक मैं ले देता हूँ, ये देखिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, है ना। अब इस पे जो है फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते थे ये उठ गए, है ना, या फिर या तो है कि फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, है ना, दोनों किनारा उठ गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, उठ के ये वो नीचे लगे, दोनों किनारा उठ गए, तो इस तरह का आकृति जो का निर्माण होगा ना। तो चलिए कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्या लिखा आपने, संपीड़ित बलों के कारण चट्टानों की परतों के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, यानी फलन मतलब फोल्ड, है ना, फोल्ड। अब अब ये देखिए इस पे जो है कि आप लगाइए, ताकत लगाइए, है ना, इस पे जो है ताकत लगाइए। अब इस पे जो फोर्स अगर काम करेगी, है ना, तो ये जो है इस तरह से काम करेगी, इस तरह से काम करेगी, ठीक है, यानी कि ये इस फोर्स के कारण जो है ये क्षेत्र उठ गया, या फिर है कि ये फोर्सेस अगर दो ओर से इसमें लगती है ना, तो जहां जहां फोर्स लगेगी वहां वहां वो क्षेत्र क्या होगा, उठ जाएगा, और बीच वाली भाग जो है क्या होगा, धंस जाएगा, ठीक है, धंस जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए।
लिख लीजिए। ये फोल्ड के प्रकार, कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं, है ना, इसके प्रकार लिख लीजिए, फोल्ड के प्रकार, ठीक है, फोल्ड के प्रकार कर लीजिए। लिख लीजिए बलन के प्रकार। सममित बलन, है ना, सममित बलन यानी कि सिमेट्रिकल फोल्ड। लिख लीजिए इसमें क्या होता है, लिख लीजिए इसमें बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान समान होता है, समान होता है, समान होता है। इसे सरल बलन बलन कहते हैं, इसे सरल बलन कहते हैं, इसे सरल बलन बलन कहते हैं, इसे सरल बलन कहते हैं। लिख लीजिए जब दबाव, शक्ति की तीव्रता, सर आवाज नहीं आ रही। जब जब दबाव, शक्ति की तीव्रता, दबाव, शक्ति की तीव्रता कम एवं दोनों दोनों दिशाओं में समान रूप से हो, समान रूप से हो, तो इस प्रकार के बलन का निर्माण, इस प्रकार के बलन का निर्माण होता है। जैसे फ्रांस का, ये स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है ना, जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत का निर्माण जो है इसी प्रक्रिया के तहत हुई है, इसी प्रक्रिया के तहत हुई है ना। दो दो फोर्सेस काम किया इस पे, है ना, और दो फोर्सेस काम किया तो ये वाला क्षेत्र ऊपर उठ गया, ये वाला क्षेत्र ऊपर उठ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अशमित बल, अशमित फोल्ड, अशमित फोल्ड, अशमित फोल्ड में असमान फोर्सेस काम करेगी। लिख लीजिए इसमें बलन के दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान होते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं। कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी और अधिक झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो इसमें जो है कि अगर दो भुजाओं पे लगेगा बल लगेगा तो एक जो है इस तरह से बनेगा और एक तरफ जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए जैसे ब्रिटेन का दक्षिण पेराइन पर्वत, दक्षिण पेनाइन पेनाइन पर्वत, इसका एग्जाम्पल है। लिख लीजिए लिख लीजिए इसमें क्या कहते हैं, अधिबलन, अधिबलन, अधिबलन। इसमें क्या होता है कि जब जब फोर्सेस लगती है ना, जब फोर्सेस लगती है तो एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रह करके जो है कुछ आगे की ओर झुक जाती है, आगे की ओर झुक जाती है ना, या आगे की ओर निकल जाती है। जब ऐसे, है ना, इसमें लगा, फोर्स लगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे की ओर उठ गया, ठीक है, आगे की ओर उठ गया, ठीक है। लिख लीजिए आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल, तीव्र ढाल बनाती है, यहाँ से लुढ़कते हुए आगे तीव्र ढाल बनाती है। जबकि दूसरी भुजा अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी होती है, दूसरी भुजा अधिक लंबी होती है और ये कम ढाल वाली होती है, ये अपेक्षाकृत कम ढाल वाली, ये अपेक्षाकृत कम ढाल वाली है। आवाज नहीं जा रही है? नहीं है सर। जा रही है आवाज? हाँ सर मिली। आप लोग सुन पा रहे हो? हाँ सर। हरेंद्र आप सुन पा रहे हैं? जी सर आवाज आ रही है। हरेंद्र का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रहा।
आप लेफ्ट होकर के एक और जुड़ जाइए, ठीक है, लेफ्ट होकर के एक और जुड़ जाइए। चलिए, तो लिख लीजिए परिबलन। इसमें बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे से समानांतर और क्षैतिज दिशा में, समानांतर और क्षैतिज दिशा में। इसे दोहरा मोड़ भी कहते हैं, दोहरा मोड़ भी कहते हैं, दोहरा मोड़ भी कहते हैं। ब्रिटेन का कैसल पर्वत इसका उदाहरण है, ब्रिटेन का कैसल पर्वत इसका उदाहरण है, ब्रिटेन का कैसल पर्वत इसका उदाहरण। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। ऋतु छुट्टी नहीं मिलता है बर्तन साफ करने से। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग क्लास होती है तो आपको पता होता है कि 6 बजे 6:30 से क्लास होती है, तो टाइम से आनी चाहिए ना। चलिए, मम्मी बर्तन साफ करवा रही थी क्या? चलिए, नोट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। शम समनत लिख लीजिए, समनत बलन, यानी कि ये क्या कहते हैं, आइसो क्लीनर फोल्ड। इसमें क्या होता है, देखिए सर शामानता है ना, सर इसको अगर फोल्ड पढ़ेंगे। के प्रकार हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, फोल्ड हरेंद्र के आपकी। प्रकार में आगे कुछ बताया क्या? हाँ, फोल्ड के प्रकार में आगे कुछ बताया है क्या? सारा ब्लैंक हो गया था मेरा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, सारा ब्लैंक हो गया। हाँ, सारा कुछ चला गया था सर, मैं रिकनेक्ट किया फिर से, आपको मैसेज भी किया, वो जा नहीं रहा, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, जब जब इस प्रकार की घटना अगर घटे आपके साथ तो है कि तुरंत लेफ्ट होना होता है ना, क्योंकि वो नेटवर्क नेटवर्क जो है आपके साथ गड़बड़ गड़बड़ है अभी। वो सुबह से ही ठीक है, परेशान हो रहा हूँ सर। हाँ, रात में है कि हमारे साथ भी नेटवर्क गड़बड़ था, 10 बजे के बाद है कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। चलिए, कर लेते हैं। इसमें जो है कि हमने बात किया कि ये जो फोल्ड है ना, फोल्ड के टाइप्स जो है अलग अलग है ना। जैसे जैसे फोर्स लगेंगे वैसे वैसे वो फोल्ड के टाइप बनते हैं। अब जैसे है कि हमने बात किया कि सम्मित बलन, मतलब दोनों फोर्सेस एक तरह से लगेगा। अब दोनों फोर्सेस एक तरह से लगेगा तो जब फोर्स लगेगी तो दोनों भुजाओं का जो है झुकाव समान रूप से होगी, है ना। फिर हमने कहा कि असम्मित बलन, तो असम्मित है ना, तो इसका मतलब हुआ कि असमान, है ना। तो जब फोर्सेस लगेंगे तो वो दोनों भुजाएं जो है कि अलग अलग जो है इसमें दिखेगा, है ना। एक एक भुजा का लंबाई, एक एक भुजा का ढाल अधिक होगा, दूसरे भुजा का ढाल कम होगी। तीसरा जो है कि हमने आपको बोला परिबलन, है ना। परिबलन में है कि इसमें जो है कि जब फोर्सेस लगेगी, है ना, समांतर रूप से, है ना, तो ये जो परिबलन, ये तो इसमें दोनों समानांतर रूप से फोर्सेस काम करेगी इस पे, है ना, इस पे समानांतर रूप से फोर्सेस काम करेगी। अब समानांतर रूप से फोर्सेस काम करेगी तो ये क्या होगा, इसको दोहरा मोड़ कहते हैं, है ना, इसको दोहरा मोड़ कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कि ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन का कैसल पर्वत जो है इसका एग्जाम्पल में है, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए समनत बलन क्या था, लिख लीजिए समनत बलन, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर, समानांतर, लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होगी, लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होगी। इस बलन में आगे का भाग निकला हुआ होता है, निकला हुआ होता है। इसका उदाहरण है, लिख लीजिए पाकिस्तान का कालचिंता पर्वत, कालचिंता पर्वत, ठीक है, कालचिंता पर्वत। नेक्स्ट लिख लीजिए प्रतिबलन, प्रतिबलन लिख लीजिए, प्रतिबलन, ये पूछेगा नहीं, लिख लीजिए प्रतिबलन। इस स्थिति में लिख लीजिए जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण, जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण भुजा टूटकर दूसरे पर उलट जाती है, भुजा टूट कर एक दूसरे पे उलट जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे लग गया बल,
ज्यादा बल लग गया, तो ये जो है इस पे आ जाएगा, है ना, इस पे उलट करके आ जाएगा। तो देखिए, तो परिवलन कहलाता है, उलट जाती है, तो इस स्थिति को परिवलन कहते हैं। इसे व्युत्पन्न भ्रंश भी कहा जाता है, इसे व्युत्पन्न भ्रंश भी कहा जाता है, व्युत्पन्न भ्रंश भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। प्रति, लिख लीजिए इसमें, परिवलित बलन, परिवलित बलन लिख लीजिए। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब बलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती है तो उसे परिबलित बलन कहते हैं, परिबलित बलन कहते हैं। अच्छा, कैसल वाला ये तो लिखवा चुका था ना, कैसल वाला, कैसल वाला लिखवा चुका था। आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, पंखाकार बलन। ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, छोड़िए इसको, बहुत ज्यादा हो गया ये, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं है। लिख लीजिए भ्रंश, फॉल्ट, भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? जब दरारें पड़ जाती है ना, जब दरारें पड़ जाती है ना, जब दरारें पड़ जाती है भूमि में, है ना, तो वो भ्रंश कहलाता है, भ्रंश कहलाता है। ठीक है, जब दरारें पड़ जाती, फट जाती है जमीन, है ना, तो वो भ्रंश कहलाते हैं। और ये सबसे बड़ी भ्रंश कहाँ पर है? सबसे बड़ी भ्रंश कहाँ है? सबसे लंबी ऑस्ट्रेलिया। है? ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? अफ्रीका में ना, सुशील, अफ्रीका में। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको इस तरह से। भूतल में एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं, या फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख लीजिए। सर रिपीट करेंगे? हाँ, लिख लीजिए, भूपटल में एक तल पर, एक तल के सहारे, एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं, उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। लिख लीजिए। अर्थात 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 लिख लीजिए, अर्थात संपीड़न संपीड़न बल या तनाव के कारण, तनाव के कारण, तनाव के कारण, तनाव के कारण जब भूतल में भूतल में भूतल में भूतल में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस स्थिति को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। लिख लीजिए भ्रंश के प्रकार, भ्रंश के प्रकार, भ्रंश के प्रकार, है ना। समान भ्रंश, इसको नेचुरल भ्रंश बोलते हैं, नेचुरल फॉल्ट बोलते हैं। लिख लीजिए। चट्टानों में दरारें पड़ जाने के कारण उसके दोनों दोनों खंड जब विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, तो इसे समान भ्रंश कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये दो चट्टानें हैं, है ना, और ये एक जगह है, ये दो चट्टानें एक जगह है और इस पे तनाव होता है ना,
इस पे जो है क्या होता है, तनाव होता है, तनाव होता है, टेंशन लगती है, टेंशन लगती है, तो ये दोनों चट्टानें अलग अलग हो गई, तो बीच में गैप हो गए, बीच में गैप हो गया, ठीक है, बीच में गैप हो गया, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, समान भ्रंश यानी नेचुरल भ्रंश, ठीक है, लिख लीजिए, समान भ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए इसको। इस भ्रंश से, इस भ्रंश से भूपटल में प्रसार होता है, भूपटल में प्रसार होता है, भूपटल में प्रसार होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, या फिर ऐसे 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 कर लीजिए, देखिए ये इस तरह से हो गया, नहीं तो इस तरह से भी हो सकता है, ये दो 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 है, दो चट्टानें एक साथ मिली हुई, और इस पे जो है कि एक पे जो है फोर्स काम कर गया है ना, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, है ना, तब ये ऐसे हो गया, तब भी ये भ्रंश, तब भी ये भ्रंश है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, लिख लीजिए, जब चट्टानों, जब चट्टानों में दरार पड़ने से, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, आमने सामने खिसकते हैं, तो इस निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं इस निर्मित भ्रंश को। अब देखिए, अब जैसे ये है और इस पे फोर्स लगे, दो चट्टानें हैं, है ना, दो चट्टानों, अब इस पे फोर्स लगे, है ना, तो इस पे फोर्स लगेगा तो दोनों आमने सामने ही ये संचलन होगा, है ना, दोनों आमने सामने संचलन होगा, तो ये दोनों के बीच जो है गैप आएगा, तो ये इस तरह का आकृति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे है कि आपका पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, लटकती घाटियां, जलप्रपात, है ना, इस पे जो है कि डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरह का जहां भी भ्रंश होगा, है ना, अब इस तरह का भ्रंश होगा तो क्या होगा, ऊपर से अगर गिरेगी तो जलप्रपात का निर्माण होगा, जलप्रपात का निर्माण होगा, या लटकती घाटी का भी निर्माण होगा, लटकती घाटी, तो लटकती घाटी का निर्माण होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट में क्या होता है, लिख लीजिए, स्टेप फॉल्ट, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर, जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं, अनेक भ्रंश होते हैं, एवं सभी सभी भ्रंश तली की ढाल, सभी भ्रंश की ढाल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं, इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं, सोपानी भ्रंश कहते हैं, इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं, सोपानी भ्रंश कहते हैं। अब सोपानी भ्रंश में जो है जैसे है कि ऐसे बना होता है ना, मान लीजिए कि ये पर्वत की ढाल है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो है कि जब एक से अधिक भ्रंश जो है ना, इसकी ढाल जो है एक ही दिशा में हो, है ना,
तो इसको क्या कहते हैं, शोफानी भ्रंश कहते हैं, कंटूर, है ना, कंटूर टाइप का। ठीक है, स्टेप भ्रंश कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए, यूरोप का राइन घाटी, राइन घाटी इसका उदाहरण है, राइन घाटी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, पार्श्वीय भ्रंश, या लिख लीजिए ट्रांसकरेंट भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश या पार्श्वीय भ्रंश लिख लीजिए। जब एक स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है, जब एक स्थल पर, जब जब एक स्थल पर दो विपरीत विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो दोनों ओर से, तो दोनों ओर से, दोनों ओर से, दोनों ओर से भूखंड भूखंड भ्रंश के सहारे धंसने से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, या नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो इस भ्रंश को क्या कहते हैं, पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। जैसे ऐसे दो फोर्सेस इधर से काम कर रहा है या इधर से काम कर रहा है ना, तो क्या होगा, ये क्षेत्र ऊपर उठ सकता है, ये क्षेत्र ऊपर उठ सकता है, या फिर ये क्षेत्र नीचे जा सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, और ये वाला क्षेत्र अस्थिर रहेगा, अस्थिर रहेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो है आपका पार्श्वीय भ्रंश बनेगा, पार्श्वीय भ्रंश बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि आप लोग देखेंगे थोड़ा सा है कि अगर आपके पास महेश्वर बल है ना, तो अंतर्जात बल वाला जो है वो उसमें जो है कि फर्स्ट पेज पे आपको बना हुआ होगा फिगर, है ना, तो उसको देखने का कोशिश करेंगे तो वो बेहतर समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां कौन कौन से स्थलाकृति निर्मित होता है, लिख लीजिए। भ्रंश घाटी, पहला भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली कैसा होता है, रिफ्ट वैली मान लीजिए कि ये तो जगह है और इस तरह की चीजों का निर्माण हुआ है, दो फोर्सेस काम किया है इस पे, और यहाँ पे जो है बीच वाला क्षेत्र जो है क्या है, धसा रह गया हो, है ना, धसा रह गया हो। ठीक है, या फिर ये ऐसे ना बन के भी आकार का शेप बना दिया हो, है ना, भी आकार का शेप बना दिया हो, है ना। लिख लीजिए इसमें, भ्रंश घाटी का निर्माण, भ्रंश घाटी का निर्माण कब होता है, लिख लीजिए, भ्रंश घाटी जब दो समांतर, जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग धस जाता है, धस जाता है, तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं, उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी कहते हैं, उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं, द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी के कुछ एग्जाम्पल वगैरह है आप लोगों के पास, है नहीं है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए जॉर्डन, जॉर्डन का भ्रंश घाटी,
जो मृत मृत सागर है ना, डेड सी, डेड सी, तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जॉर्डन का मृत सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दामोदर घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, झारखंड का। न्यासा रुडोल्फ, देख लीजिए, अफ्रीका में न्यासा रुडोल्फ, टांगानिका, अल्बर्ट, एडवर्ड झीलें, ये सभी कहाँ हैं? भ्रंश घाटी में है। भ्रंश घाटी में कैलिफोर्निया का मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का स्पेंसर की खाड़ी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है ना। लिख लीजिए रैंप घाटी, रैंप घाटी। तो रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है? रैंप घाटी का लिख लीजिए, रैंप घाटी, रैंप घाटी। लिख लीजिए रैंप घाटी, लिख लीजिए। जब दो भ्रंशों के बीच, जब दो भ्रंशों के बीच, जब दो भ्रंशों के बीच बीच का स्तंभ, बीच का स्तंभ, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे, मतलब जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रहे, यथावत रहे, एवं किनारे नीचे की ओर धंस जाए, इस तरह से, ये इसके सीधे रिवर्स है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। अब यहाँ पे जो है कि ये वाला पार्ट जो है नीचे की ओर धंस जाए, थोड़ा सा और ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। ये वाला पार्ट जो है आपका नीचे की ओर धंस जाए, डाउनवर्ड होकर, और ये जो है कि यथा स्थिति में बना रहे, है ना। तो कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना। ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना, ऐसे ही दिखेगा ना। दोनों क्षेत्र अगर नीचे की ओर धंस जाएगा तो ये धंस गया और ये यथा स्थिति रह गया, है ना, पहले वाले पोजीशन में, सेम पोजीशन में, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये दोनों क्षेत्र जो है आपका धंस गया है ना, ये दोनों क्षेत्र धंस गया। तो इस तरह जो है आपका रैंप घाटी का निर्माण होता है, रैंप घाटी से रैंप घाटी करते हैं, है ना, रैंप घाटी, ठीक है, क्लियर है या नहीं? चलिए लिख लीजिए रैंप घाटी, धस जाए, है ना। तो इससे जो है कि इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं, है ना, ब्लॉक पर्वत। लिख लीजिए, इस प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत का। भारत का सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत इसी तरह का है, भारत का सतपुड़ा। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पूछा हुआ है ना, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एवं बाशिज पर्वत, बाशिज पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का, लिख लीजिए यूएसए का, यूएसए का बाशाच रेंज, बाशाच रेंज, और सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज। नेक्स्ट लिख लीजिए
सियरा नेवादा जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिए। अब एक और सिचुएशन है ना, ये दोनों 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 जो है, ये देख रहे हैं समतल है, समतल भूप्रपटी है। ये दोनों क्षेत्र जो है कि ऐसे यथावत रहे, है ना, दोनों क्षेत्र ऐसे ही रहे और बीच का क्षेत्र उठ जाए, है ना, बीच का क्षेत्र उठ जाए, बीच का क्षेत्र उठ जाए। बीच का क्षेत्र उठ जाए तो इस तरह तो पर्वत को क्या कहते हैं, हर्ष पर्वत कहते हैं। हर्ष पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ष पर्वत। ठीक है, लिख लीजिए। जब दो भ्रंशों के किनारा यथा स्थिति में रहे और बीच का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसे हर्ष पर्वत कहते हैं। हर्ष पर्वत, है ना, हर्ष पर्वत है। ठीक है, अब हर्ष पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कोई है ध्यान में या नहीं है? हर्ष पर्वत का कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में? नहीं है, लिख लीजिए। तो भ्रंश घाटी के उदाहरण आपने क्या क्या देखा, एक भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, और दूसरा हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, ब्लैक पर्वत। इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ ठीक है। ये सब देखने में एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा आकार बनावट में जो है वो अलग अलग दिखते हैं, प्रोसेस अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग चीजें बनती है। जैसे कि अभी आपको इस तरह हर्ष पर्वत की बात किया है ना। रैंप घाटी में क्या किया हम लोगों ने, रैंप घाटी में जो इस तरह से हमने कहा कि क्षेत्र जो है नीचे धस है ना, नीचे धस है ना। रैंप घाटी में क्या था, रैंप घाटी में जो है ये वाला क्षेत्र जो है किनारा नीचे धस जाए, है ना, किनारा नीचे धस जाए। अब इसको देखिए, अगर आपको पता नहीं रहेगा हर्ष पर्वत और ये रैंप घाटी, तो अंतर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दोनों एक ही तरह लग रहा है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें दोनों किनारा यथास्थिति है और बीच वाला भाग उठा हुआ है। इसमें क्या है, दोनों किनारे नीचे धस गए हैं, है ना, और बीच वाला भाग वैसे ही है ना। तो थोड़ा सा मूलभूत अंतर है, देखने में सब एक जैसे लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो हम लोग कर चुके थे ना, नहीं किए थे? कर चुके थे सर। तो भूकंप सुनामी कर लेते। भूकंप भी समझा चुका हूं आपको, नहीं समझाया? थोड़ी सी समझाया नहीं? तो क्या है भूकंप बताइए। थोड़ा सा ज्ञान दीजिए सुशील। कल पेपर था सुशील? यस सर। क्या सर? कल पेपर था आपका किस चीज का? जेपीएससी का? नहीं तो कल प्रेजेंट नहीं थे आप? कल 11 बजे से था तो आउट टाइम था। अच्छा, चलिए कर लेते हैं इसको। भूकंप बता दीजिए थोड़ा सा, क्या होता है भूकंप में? भूकंप और ज्वालामुखी दोनों एक ही साथ पढ़ा देते हैं, बताइए। भूकंप अचानक होने वाली घटना है पृथ्वी पर, और अच्छा, इसको चट्टानों को जो लचीलापन या कठोर कर देता है, इस हाँ, प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। अच्छा, अचानक होने वाली घटना। यस। चलिए लिख लीजिए। ये दोनों तरीके से हो सकता है, प्राकृतिक या मानवीय तरीका है। जो मानवीय तरीका जैसे परमाणु परीक्षण होगा या कोई विस्फोट होगा, तो उस स्थिति में भी भूकंप आ सकता है। और सबसे और ज्यादा भूकंप डैम बनाएंगे तो नहीं होगा?
होगा। बड़ा बड़ा सबसे डैम ज्यादा बना प्रशांत देंगे। महासागर के क्षेत्र में भूकंप आता है 50% से अधिक। और लैंडस्लाइड होगा तो भूकंप नहीं होगा, हिमालय से लैंडस्लाइड हुआ तो तब भी हो सकता है। तो वही प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की होती है। हाँ, चलिए कर लेते हैं। भूकंप 3 प्रकार का होता है। अच्छा, 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन है 3 प्रकार? मैं भी सुन लूं, मैं भी सुन लूं 3 प्रकार। हमने तो 2 ही प्रकार सुना है, एक भूकंप और दूसरा सुनामी। और सुनामी भी भूकंप 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 ही है। जब सागर सागर में जो एपिक सेंटर आता है तो वही है कि सुनामी का रूप धारण वो कर सकता है। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। भूकंप ये तो 3 प्रकार के होती है। चलिए, भूकंप 3 प्रकार के नहीं होते हैं, है ना सीधे। चलिए कर लेते यस। हैं, लिख लीजिए। जहां पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इसको भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, और कुछ लिख लीजिए। भूकंप भूपटल की भूकंप भूपटल की कम कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अवस्था या क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। चट्टानों के ऊपर लचीलेपन, चट्टानों के लिख लीजिए, चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने के अवस्था होने पर उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है। भूकंप प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों तरह तरह दोनों ही कारणों से होते हैं। दोनों ही कारणों से होते हैं। तो प्रकृति में क्या क्या देखेंगे हम लोग, लिख लीजिए। प्रकृति कारणों में ज्वालामुखी, लिख लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेटों में हलचल, प्लेटों की गतिशीलता, पृथ्वी के प्लेटों की गतिशीलता, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, भ्रंश की क्रिया, भ्रंशन की क्रिया, फॉल्ट वाला, लिख लीजिए। भूपटल का संकुचित होना, आंतरिक गैसों में वृद्धि, जलीय दबाव के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, और मानव जनित में क्या आ जाएगा, बम विस्फोट, परमाणु बम विस्फोट, विस्फोट। बम विस्फोट, हाइड्रोजन बम विस्फोट, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, लैंडस्लाइड तो दोनों तरह से होता है, नेचुरल भी होता है और मानव जनित भी होता है ना। और कुछ होता है मानव जनित में नहीं। चल लिख लीजिए। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। लिख लीजिए। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन
सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। लिख लीजिए। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख नेक्स्ट लिख लीजिए। और कुछ होता है? मापन किस पे होता है? भूकंपीय सिस्मोग्राफ। अच्छा, तरंगों का मापन किस पे होता है? रिक्टर स्केल पे। हाँ, रिक्टर पैमाना पर। स्केल पे। रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने पे, है ना? लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। भूकंप से उत्पन्न आकृतियां क्या होती है? दरारें पड़ना, भूप्रपट्टी पे दरारें पड़ना, भ्रंश घाटी का निर्माण, हॉर्स पर्वत का निर्माण, ब्लॉक पर्वत का निर्माण, ये सब भूकंप से ही होता है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। अच्छा, भूकंप जब उत्पन्न होती है तो कौन कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प के अलावा भी कुछ निकलता है क्या? लावा निकलता है, मैग्मा, रेडॉन गैस सबसे ज्यादा निकलता है। हाँ, भूकंप रेडॉन। आने से रेडॉन। हाँ, आने के पहले निकलता है, आने से नहीं निकलता है। आने के पहले निकलता है। रेडॉन गैस जो है भूकंप आने की सूचना देता है। जब आपने देखा होगा जीव जंतु जो है अजीब तरह का व्यवहार करने लगते हैं, तो अजीब तरह का व्यवहार वो कब करने लगते हैं? रेडॉन गैस के कारण करने लगते हैं। तो जीव जंतु से जो है कि लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये जीव जंतु अगर इस अलग बिहेवियर कर रहा है तो उसके कारण जो है ये रेडॉन गैस है, और जिससे जो है कि क्या होगा, भूकंप आने वाला है। यानी कि उनकी गतिविधियां जो है कि अलग टाइप का दिखना शुरू हो जाए तो भूकंप आना तय है। ठीक है, पशु पक्षी सारे जो है उनको रेडॉन गैस की पकड़ ज्यादा होती है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें। जिस जगह पर, ऐसे लिख लीजिए, भूकंप मूल्य यानी कि फोकस। फोकस फोकस लिख लीजिए। जिस जगह पर कंपन प्रारंभ होता है उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। जहां पर भूकंपीय तरंगे, नेक्स्ट लिख लीजिए। भूकंप केंद्र लिख लीजिए। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र, इपिक सेंटर, जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। लिख लीजिए। भूकंप से कौन सी ऊर्जा निकलती है? लिख लीजिए। भूकंप से इलास्टिक एनर्जी यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूकंप लिख लीजिए। भूकंप की स्थिति में पृथ्वी के अंदर
प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय, या ऐसे लिख लीजिए प्राइम, ये क्या कहते हैं, प्राथमिक यानी पी तरंगे, पी तरंगे, द्वितीय यानी कि एस तरंगे, जिसको ये एस तरंगे जो है ये कौन सी होती है, लिख लीजिए, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, और धरातलीय तरंगे यानी कि सरफेस वेव, यानी इसको लब वेव भी बोलते हैं, लब वेव भी, लब लब वेव यानी एल तरंग, एल तरंग उत्पन्न होती है, यानी 3 तरह की तरंगे हैं, 3 तरह की तरंगे हैं। तो इसमें लिख लीजिए सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे क्या है इसका, लिख लीजिए प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी वेव, पी तरंगे, पी तरंग का वेग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक 8.14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 8.14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 8.4। हाँ 14 8.14 लिख लीजिए। यह भूकंप केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है, जहाँ पे भूकंप आती है ना वहां पे सबसे पहले, लिख लीजिए, यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। लिख लीजिए, इस तरंग की गति, इस तरंग की गति, इस तरंग की गति अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, 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 भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसको भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। लिख लीजिए, ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था से, तीनों अवस्था से, तीनों अवस्था से गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है। ये तरंगे, ये तरंगे ध्वनि, ध्वनि तरंग के समान होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है। चलिए लिख लीजिए, द्वितीय तरंग, द्वितीय अथवा एस तरंग, द्वितीय तरंग यानी एस तरंग अथवा एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव लिख लीजिए। इस इन्हें धरातलीय, धरातलीय या लंबी तरंग के नाम से भी जाना जाता है, लंबी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ,
और हाँ हाँ हाँ, आप मुझे ना 10 बजे कॉल कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे? एक्स तरंग। तो लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं? इससे इस तरंग को कौन से तरंग का नाम से भी जाना जाता है? इसे लंबे तरंग, है ना, और यह धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। इस तरंग की खोज, और सॉरी उल्टा लिखवा दिया मैंने। हम लोग कर रहे थे इस तरंग कर रहे थे, इस तरंग लिख लीजिए, इस तरंग, इस तरंग करवा चुके हैं क्या? लिखवा नहीं, इस तरंग में खाली लिखवाए, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंग के नाम से जाना जाता है। उल्टा लिखवा दिया है। वो जो है कि लब वेव है ना, लब वेव जो है, लिख लीजिए इसको, पार्ट लीजिए इसको, लिख लीजिए। यह तरंग प्रकाश तरंग या जल तरंग के समान, प्रकाश तरंग या जल तरंग के समान। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसे द्वितीय या गौण 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 तरंग भी कहते हैं, द्वितीय या गौण तरंग कहते हैं, सेकेंडरी वेव। लिख लीजिए, यह तरंग प्राथमिक तरंग के बाद प्रकट होती है। प्राथमिक तरंग के बाद प्रकट होती है। क्यों बाद प्रकट होती है? क्योंकि इसका स्पीड प्राथमिक तरंग से कम है ना। देख लीजिए, बाद प्रकट। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाता है। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाता है। इसका वेग कितना होता है? इसका वेग लिख लीजिए। यह तरंग प्राथमिक तरंग से इस तरंग का गति प्राथमिक तरंग से कम होता है, कम होता है। ये तरल से होकर गुजरेगी नहीं गुजरेगी? देख लीजिए, द्वितीय तरल से नहीं गुजरेगी। इस तरंगे तरल से होकर नहीं गुजरती। ये पूछा हुआ विपेशी में, ये विपेशी में पूछा हुआ। इस तरंगे तरल से होकर के नहीं गुजरती है। अब आपसे अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी ये क्या कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र जो है ठोस है या द्रव है ना, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? इस तरंग, इस तरंगों को प्रवाहित करके, अगर इस तरंगे प्रवाहित हो जाती है तो ठोस है, और अगर प्रवाहित नहीं होती है तो द्रव है। ठीक है, आगे चलते, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस तरंगे, अच्छा ये बताइए, ये सागर में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं चलेगी। लिख लीजिए, इस तरंगे सागरीय भागों में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस तरंगे सागरीय भागों में जाकर लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लिख लीजिए, इस तरंगों की औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट लिख लीजिए, सतही तरंग या लव तरंग, सतही तरंग या लव तरंग, है ना, सरफेस और लव वेग। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस तरंग को धरातलीय या लंबी तरंग भी कहते हैं,
लंबी तरंग भी कहते हैं, लंबी तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस तरंग की खोज एच.डी. लव ने किया था, एच.डी. लव ने किया था, और इसी के नाम पर इस तरंग को लव तरंग कहते हैं, लव तरंग कहते हैं, लव तरंग कहते हैं। इसको एल से सूचित किया जाता है ना, देखिए लव तरंग को एल से सूचित किया जाता है, इसलिए इसे एल तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। एल तरंग की गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में, 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये बताइए, जिस तरंग की जितनी स्पीड है ना, PSL, पी का आपने देखा था स्पीड कितना, पी का स्पीड देखा था 8.14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो है 1.5 से 3 किलोमीटर, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जिसकी गति ज्यादा वो उतना ही कम विनाशक है ना। इसमें अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होगा, एल तरंग। एल तरंग। सबसे कम विनाशकारी कौन होगा, पी। पी तरंग। पी तरंग। ऐसा क्यों? पी तरंग जो होता है सबसे लंबा दूरी तय करता है और धीमी गति से आती है और सबसे बाद देरी से पहुंचती है, तो इसी के कारण सबसे विनाशकारी होती है एल तरंग ना। एल तरंग। हाँ, और ये सबसे धीमी, इसका स्पीड बहुत धीमा होता है ना, स्पीड बहुत धीमा होता है। ये जितनी स्पीड में आएगी उतनी ही जल्दी ये समाप्त हो जाता है ना। और एस तरंगे भी वैसे ही उसका भी वही हाल होता है, लेकिन एल तरंगे जो है आता है तो वो क्या होता है, अस्टेबल हो जाता है ना। और अस्टेबल हो जाएगा तो ये देर तक रुकी रहेगी, और देर तक रुकी रहेगी तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा विनाश होने की संभावना होती है। ठीक है, लिख लीजिए। एल तरंगे सर्वाधिक, 1.5 से 3 किलोमीटर बताया तो एल तरंग, इसका गति का जो पथ होता है वो जिगजैग होता है। क्या टेढ़ी मेढ़ी एल तरंगे चलती है। एल तरंगे का जो गति है तो वो जिगजैग होती है सर। हाँ, जिग जाएगी, लिख लीजिए। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, लिख लीजिए। एल तरंगे ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, द्रव में चलता है क्या ये? हाँ सर, ये तीनों में चलता है। नहीं, द्रव में केवल ठोस, गैस और द्रव तीनों में चलता है। लिख लीजिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है। अब देखिए, गैस तो है नहीं, है ना, गैस तो है नहीं, तो ज्यादा प्रभाव किस पे आएगा, ठोस और द्रव में, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ और तरंगे भी है ना, इसके अलावे भी कुछ और तरंगे हैं, तो उसको जानने की जरूरत आपको नहीं है ना। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लेते हैं इसको, कुछ और लिख लीजिए इसमें। जो हमारी एल तरंगे, ये क्या कहते हैं, पी तरंगे हैं, है ना, पी तरंग को क्या बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं। प्राइमरी पे। हाँ, प्राइमरी पे। लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए। सभी भूकंपीय तरंगे, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों में, अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तथा कम घनत्व वाले, कम घनत्व वाले, तथा कम घनत्व वाले, तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर उसका वेग घट जाता है, वेग घट जाता है। कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर उसका वेग घट जाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। केवल प्राथमिक तरंग ही, केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के, पृथ्वी के केंद्र से होकर, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। परंतु वहां पर इसका वेग अत्यधिक कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, गौण तरंगे किसको कहते हैं, इसको, गौण तरंग इस तरंग को बोलते हैं, या अनुप्रस्थ तरंग। हाँ, इस तरंगे यानी गौण तरंगे द्रव्य से होकर नहीं गुजरती है, द्रव्य से होकर नहीं गुजरती, द्रव्य से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है, धरातल के पास ही चलती है। लिख लीजिए विभिन्न, नेक्स्ट लिख लीजिए। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये परावर्तित और अपवर्तित होती है। हम लोगों ने देखा उसमें क्या कहते हैं, इपिक सेंटर देख चुके हैं, जिसको क्या कहते हैं, इपिक सेंटर को क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र भी उसको कहते हैं, इपिक सेंटर को। और फोकस, फोकस को जो है कि हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। लिख लीजिए। भूकंपीय तरंगों को, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को, तीव्रता को, तीव्रता को तीव्रता
मापने के लिए तीन तरह के स्केल हैं, तीन तरह के स्केल का प्रयोग किया जाता है, तीन तरह के स्केल का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन लिख लीजिए। पहला रॉशी फेरल, रॉशी फेरल स्केल, रॉशी फेरल स्केल। दूसरा मार्केली स्केल, मार्केली स्केल। तीसरा रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। लिख लीजिए। नेक्स्ट रिक्टर स्केल लिख लीजिए। अभी जो है कि वर्तमान में किस पे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर स्केल पर। लिख लीजिए रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल, मापने वाली रिक्टर स्केल का की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये जो है इस पे क्या है लिख लीजिए। रिक्टर पैमाने में, रिक्टर स्केल में 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्या 0 से 9। दर्ज होती है। 1 से 9 तक में, 1 से 9 तक की संख्या दर्ज होती है। जीरो क्या होता है? जीरो भूकंप आएगा। हाँ, 1 से 9 तक की संख्या दर्ज होती है। लिख लीजिए। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक, 10 गुना अधिक तीव्रता, तीव्रता लिए हुए होता है। तीव्रता लिए हुए होता है। तीव्रता लिए हुए होता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, हल्का भूकंप का आना। तो 2.0 2.0 या 3.0 भूकंप का अर्थ होता है हल्का भूकंप का आना, हल्का भूकंप का आना। देख लीजिए। 6.2 की तीव्रता, तीव्रता सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। 6.2 की तीव्रता शक्तिशाली होती है। ऐसे लिख लीजिए शक्तिशाली। उससे अधिक होगा तो और भी जाएगा ना। शक्तिशाली होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिख लीजिए। भूकंप का वितरण लिख लीजिए। कहाँ कहाँ पे है? कहाँ कहाँ पे है भूकंप? प्रशांत महासागर नहीं, प्रशांत महासागर ना सुशील। यस सर, सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में होता है। सबसे ज्यादा तो प्रशांत। उसके बाद मध्य पेटी में होता है, तब उसके बाद अटलांटिक पेटी में होता है। अच्छा, हमने रिक्टर लिखा दिया है, बाकी को नहीं लिखवाया तो चलेगा। ठीक है, और लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, लिख लीजिए। समान
भूकंपीय रेखा को, समान भूकंपीय स्थलों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल, देखिए आइसोसिस्मल लाइन कहलाता है, आइसोसिस्मल लाइन कहलाता है, आइसोसिस्मल लाइन कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को, एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाता है, होमोसिस्मल लाइन कहलाता है, होमोसिस्मल लाइन कहलाता है। होमोसिस्मल लाइन। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रशांत महासागर लिख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है, प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र में आता है, तटीय क्षेत्र में। लिख लीजिए, यहाँ पर विश्व का कुल 63% भूकंप, विश्व का कुल 63% भूकंप, विश्व का कुल 63% भूकंप आते हैं। लिख लीजिए, जिन क्षेत्रों में लिख लीजिए, इन क्षेत्रों में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड शामिल है। लिख लीजिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी लिख लीजिए। इस क्षेत्र में पूरे विश्व का 21% भूकंप आता है। इनमें शामिल है कौन कौन? भारत भी है इसमें। लिख लीजिए, भारत, अल्पस, कॉकेशस, भारत, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, आदि। यहाँ पे जो है कि पर्वत श्रेणियां जो निर्माण हुआ, लिख लीजिए, प्रीनेज, लिख लीजिए, भूकंप के कारण प्रीनेज, अल्पस, कॉकेशस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियां, आदि भूकंपीय हलचल से निर्मित हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है? लिख लीजिए, यह भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। लिख लीजिए, इसमें स्पिट्सबर्जन आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। कौन सा आइलैंड सर? और
स्पीट बर्जन आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा है। हाँ, जापानी भाषा है। क्या है? जो समुद्र के लहरें पर आती है तट पर। हाँ, देखिए इसमें जो है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, जब स्थल भाग में आता है भूकंप तो भूकंप कहलाता है ना। जब ये भूकंप जो है 6.2 से ऊपर की भूकंपे जब समुद्रीय क्षेत्र में या महासागरीय क्षेत्र में आती है तो वो जो है सुनामी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, सुनामी का रूप धारण कर लेता है। ओके, यह जो है सुनामी क्या है, ये क्या कहते हैं, जापानी जापानी ये जो है शब्द है ना। ये जो है टी साइलेंट होता है, तसुनामी लिखाता है वो, है ना। और जापानी शब्द, जापानी भाषा में तसुनामी लिखाता है, लेकिन टी जो है साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक, ये जो है कि सबसे पहले कब कब देखा गया है सुनामी? कब देखा गया है? 2004 में। 2004 में देखा गया। और ये कहाँ पर आया था? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। ये जो है, ये जो है क्या है, दीर्घ तरंग से उत्पन्न होता है। दीर्घ तरंगीय जो है ये है। और इसमें होता क्या है कि जब जब है कि महासागरों में जो है कि भूकंप आता है तो वहाँ भूकंप का जो हलचल है ना, तो हलचल है, तो हलचल से तो होता क्या है कि जो पानी की जो है ना, समुद्र का पानी या महासागरों का पानी जो है ना, उस धरती के उसके ये क्या कहते हैं, धरातल के साथ भी वो भी गति में आ जाता है। जिससे ऐसे ऐसे भी आपने सागरीय धाराएं पढ़ेंगे तो ऐसे भी सागर की धाराएं क्या होती है, गति में होती है। और अगर धरातल में भी कंपन होगा, हलचल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके साथ पानी और भी गतिशील हो जाएगा। और यही जो है क्या होती है, भयानक रूप धारण कर लेता है। और ये इसकी तरंगे जो है लगभग जो है कि 10 से 30 मीटर ऊंची तक हो सकती है, जिससे के कारण जो है तटीय क्षेत्रों में ये क्या करती है, सब सर्वाधिक विनाश करती है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपके, है ना, ये क्लियर है सुनामी और आपका भूकंप। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। तो ज्वालामुखी कर लेते हैं, ज्वालामुखी कर ले या फिर रहने दें? रहने देते हैं, मुझे थोड़ी सी है कि भूख लग गई है। थोड़ी से। हाँ थोड़ी से। हाँ, थोड़ी सी, चूंकि कल खाना जो है कि खाना ही भूल गया था। भूकंप अपने से लिखना है। भूकंप, अब उसमें लिखना क्या है?